नमस्कार दोस्तों, रूथ एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशंस हमारी इस एकेडमी में शुरू है, जिसमें से आज मैं आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 9th का चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। चैप्टर का टाइटल है फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में उसका सिर्फ एक पार्ट हम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल। इसमें दूसरा टॉपिक है महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। इसमें ही हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। दोस्तों, ये कंटेंट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और इसमें से जो कंटेंट लिया हुआ है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर लिया हुआ है। इन 9th क्लास का सिलेबस भी मेंटेन करेगा और आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इस टाइटल है भारत के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। ये चैप्टर शुरू करने के पहले मैं कुछ प्रश्न के माध्यम से ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और इस प्रश्न के हिसाब से ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी चैप्टर को समझने का। हम इस चैप्टर का उद्देश्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रश्न के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एरिया डू यू लिव इन। इसी में दूसरा प्रश्न है कि ये जो प्रकार है या विभिन्न प्रकार जो आप बोलेंगे या आपका जो आंसर होगा वो भू आकृतियां कैसे बनी, यानी हाउ डिड इट फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। और इसी में तीसरा प्रश्न है भारत की मुख्य आकृति की संरचना कैसे बनी। अगर आप देखते हैं तो ये तीनों प्रश्न आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है। ये तीनों प्रश्न जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में जाएंगे और इस टॉपिक के अंत तक हम इसकी सारी जानकारियां ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से, अगर आप पूरे फ्रेंड सर्कल को भी आप इकट्ठा करते हो तो कोई फ्रेंड विशाल मैदानों की तरफ रहते हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। एक्चुअली ये जो भूखंड है वो भारत में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। पूरी भारत की भूमि या पूरे विश्व की भूमि एक समान नहीं है। कहीं पर विशाल मैदान है, नदियों का मैदान, कहीं पर पर्वत है, पठार है, रेगिस्तान है जिसको मरुस्थल कहते हैं, या द्वीप समूह में लोग निवास करते हैं। यानी लोगों का निवास स्थान इन जगहों पे हो सकती है। तो ये जो भूखंड है दोस्तों, उसे हम भूगोल की भाषा में उच्चावच भी कहते हैं, जिसे रिलीफ इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ, उच्चावच। तो दोस्तों यहाँ एक नया वर्ड आ गया, उच्चावच। अगर आप ये वर्ड या शब्दकोश आप नहीं समझते हैं तो भूगोल को समझना, ज्योग्राफी को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उच्चावच और रिलीफ ऐसे से और भी कई शब्द हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको इससे क्या होगा कि भूगोल की इस चैप्टर को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो उच्चावच की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। ये चैप्टर में आपका नहीं है, सिर्फ उच्चावच ही लिखा है, लेकिन उच्चावच के मतलब आप नहीं समझते हैं तो बस इसे रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। उच्चावच यानी रिलीफ किसे कहते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है उसके जरिए। तो प्रश्न है उच्चावच यानी रिलीफ किसे कहते हैं। तो
रिलीफ यानी उच्चावच। आप अगर शब्द पे ध्यान दें, उच्चावच यानी ऊंचा और नीचा। तो धरती का वो रूप जो ऊंचा और नीचा हो, या धरती का वो रूप जो ऊंचे नीचे के पैटर्न में हो, और इसी को हम उच्चावच कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। धरती की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले रूप या पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। तो आप देखिए, विशाल मैदान, पर्वत, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, ये एक समान समतल नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो इस पैटर्न को हम उच्चावच कहते हैं। यानी ये अलग अलग भू आकृति है, अलग अलग जमीनों की आकृति है, धरती की आकृति है, और ये एक स्थल के रूप को बताता है। उच्चावच क्या बताता है कि स्थल के कितने रूप हो सकते हैं, भूमि के कितने रूप हो सकते हैं। विशाल मैदान एक रूप है, पर्वत एक रूप है, मरुस्थल रूप है, पठार भी एक रूप है, और द्वीप समूह भी एक रूप ही है धरती का। यानी अलग अलग रूप में हमारे पास ये उच्चावच पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में भी पाए जाते हैं। जैसे महाद्वीप और महासागरीय बेसिन अलग तरह का रूप है। ये पर्वत, पठार, मैदान तथा झील, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियां। और ये स्थलाकृतियां जो है, जो बनने के जो कारक है, कहीं ना कहीं जो है नदी भी है, पवन भी है, हिमनद भी है, खाड़ी भी है, डेल्टा भी है, सागरीय जल भी है। ये कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे आगे कि अपर्दन करते हैं, और इससे अलग अलग तरह के भू आकृतियां बनते हैं। नदियों से डेल्टाई बनते हैं, मैदान बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्चावच उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि धरती के जो रूप हैं अलग अलग, ऊंचा और नीचा वाला रूप, उसे हम उच्चावच कहते हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैं अभी। तो इसमें आपके मन में एक दूसरा प्रश्न आता होगा कि ये उच्चावच बनते कैसे हैं, इनके बनने के कारक क्या है। तो अभी एक शॉर्ट टर्म में बताया मैंने कि नदी के पानी से भी बन सकता है, पवन से भी बन सकता है, सागरीय जल से भी बन सकता है। लेकिन इसे हम कारक के रूप में अगर पढ़ते हैं तो मुख्य 3 कारक हैं। पहला अपक्षय बोलते हैं, दूसरा अपर्दन बोलते हैं, और तीसरा निक्षेपण बोलते हैं। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अपक्षय के बाद अपर्दन, और अपर्दन के बाद निक्षेपण, यानी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन का प्रश्न भी आता है, दोनों का अंतर निकालने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि अपक्षय क्या है, अपर्दन किसे कहते हैं, और निक्षेपण किसे कहते हैं। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश की है। आप बने रहिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक अपक्षय, यानी वेदरिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपक्षय, आप हिंदी वर्ड है, थोड़ा कठिन वर्ड है, लेकिन वेदरिंग जो है, आपको अगर थोड़ा सा अंग्रेजी के ऊपर ध्यान देंगे तो वेदरिंग यानी वेदरिंग कंडीशन से, है ना। तो वेदरिंग में क्या आ जाता है, तापमान आ जाती है, नमी आ जाती है, बारिश आ जाता है, अधिक वायु दाब आ जाता है या कम वायु दाब आ जाता है। तो इस तरह से इन चीजों से, यानी वेदर के जो चीजें हैं, वेदर से उत्पन्न जो चीजें हैं, यानी क्लाइमेट से जो उत्पन्न चीजें हैं, तापमान, नमी, बारिश, हवा, धूलकण, वायुदाब, इन चीजों के कारण अगर पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टानें हैं, पर्वतें हैं या पत्थर हैं, अगर वो टूटते हैं या फूटते हैं तो इसे हम अपक्षय क्रिया कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो चट्टान मौजूद है, चट्टानें, पर्वतें, उनमें अगर तापमान के कारण, नमी के कारण या वायुदाब के कारण टूटते फूटते हैं तो इस प्रक्रिया को अपक्षय प्रक्रिया कहते हैं। आप अपने आजू बाजू भी आप देखते होंगे, बहुत सारे पर्वत जो है या पठार जो है या छोटे छोटे चट्टानें जो है, या आप जलप्रपात देखे होंगे, वाटरफॉल, जहाँ पर पानी गिरती है वहाँ पर क्या होते हैं,
वो वहां पर इसकी सरफेस जो है वो थोड़ी धंस जाती है या टूटने फूटने लगती है। ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 5th में भी 6th में भी इरोजन के बारे में। तो इस तरह से चट्टानों में जो टूटने फूटने की क्रिया होती है ऐसे, लेकिन इसमें एक बात याद रखना है आपको कि चट्टानों में टूटने फूटने की क्रिया होती है, लेकिन किस कारण से? तापमान के कारण से, नमी के कारण से और दाब या चट्टान की संरचना के कारण से, तो ही इसे वेदरिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इरोजन में भी जो है एक तरह से मिलता जुलता चीज है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट होगा कि इरोजन भी तो ही करता है ना, लेकिन नहीं। इरोजन क्या करता है कि जो टूटे हुए पत्थर हैं, जो टूट फूट के जो कण बन गए हैं, उसको वो उड़ाकर पुड़ाकर कहीं और ले जाता है। यानी अपक्षय के बाद अपर्दन, आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर वेदरिंग हुआ तो इरोजन फिर होगा। यानी चट्टान जो वेदरिंग के कारण, अपक्षय के कारण जो टूट फूट गए हैं, ढीले पड़े हुए हैं धरती के सरफेस के ऊपर, धरती की जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो ढीले पड़े हुए हैं, वो उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जल यानी पानी या पवन अगर ले जाता है तो उसे हम अपर्दन कहते हैं, उसे हम इरोजन कहते हैं। यानी जिसमें चट्टानों के टूटने के बाद निकले ढीले पदार्थ का जल या पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, उससे हम अपर्दन कहते हैं। यानी अपर्दन में जो भाग लेने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से वो आपको जानना पड़ेगा कि अपर्दन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वायु से अपर्दन होता है, जल से भी अपर्दन होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमनद से भी अपर्दन होता है, हिम यानी बर्फ से जो नदियां निकलती हैं, सागरीय लहरों से भी अपर्दन होता है। आप 7 में आप ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो वहां पर सागरीय लहरों से बनने वाले भूस्थल के बारे में पढ़ा होगा। तो अपर्दन करने वाले कारक मुख्य रूप से वायु है, जल है यानी हिमनद है, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, और सागरीय लहरें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपर्दन के बाद निक्षेपण आता है यानी डिपोजिशन। अब उड़ा कर तो ले गया, अब एक जगह वो इकट्ठा करेगा, वो क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। यानी अपर्दित कण को ही निक्षेपण हो सकता है। अपर्दित कण अगर इकट्ठा होकर किसी भी तरह का भू आकृति का निर्माण करता है, यानी कोई भी तरह का शेप, अब एक जगह इकट्ठा होगा अपर्दित कण तो कुछ ना कुछ तो आकृति बनाएगा ही। ठीक है, जैसे बरखान, आप मरुस्थल में बरखान आप पढ़े होंगे, बालू के टीले जिसको बोलते हैं। तो रेगिस्तान में दिन में तो काफी हवाएं चलती है, तो बालू के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो बनते हैं हवा के कारण। इसलिए रेगिस्तान में जो है रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई तरह का लैंडस्केप फिक्स नहीं है वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो अपर्दित कण के द्वारा जब हवा एक जगह से लेकर स्थानांतरित या पानी या हिमनद सागरीय लहरें जब एक जगह पर इकट्ठा करती है और टूटे फूटे कण को, तो उससे एक प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। यानी निक्षेपण भू आकृति का निर्माण करने में कारक है। ठीक है, अपर्दन तथा निक्षेपण पृथ्वी के बहिर्जात बल, यानी बहिर्जात का मतलब एक्सोजेनिक फोर्स, बाहर जो है लगने वाले फोर्स। एक है एंडोजेनिक जो धरती के अंदर लगते हैं, जैसे भूकंप है। ठीक है, और एक है बहिर्जात बल जो धरती के बाहर लगते हैं, ऊपर क्रस्ट के ऊपर, जैसे हवा का बल है, पानी का बल है। ठीक है, तो ये सब बहिर्जात बल है। ठीक है, तो पृथ्वी के बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स से संबंधित है ये दोनों क्रियाएं, क्योंकि वो धरती के ऊपर ही होती है और जिनमें पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण यही करते हैं। अपर्दन के बाद निक्षेपण की प्रक्रिया होता है, यहाँ पर आप याद कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ताकि आपको इनके बारे में और भी क्लियर जानकारी मिले और आप कभी ना भूलें। किंतु निक्षेपित आकृतियों को पुनः अपर्दन हो सकता है। हाँ, ऐसा तो होगा ही,
कि जो निक्षेपण होकर आकृति बना है उसके क्या गारंटी है कि हवा उसको दोबारा या पानी या जल उसको दोबारा नहीं तोड़े। ऐसा हो सकता है। ऐसे में अपर्दन तथा निक्षेपण एक चक्रीय प्रक्रिया की तरह होते हैं, यानी चक्र चलता रहता है। अपर्दन फिर निक्षेपण, फिर अपर्दन, फिर निक्षेपण, इस तरह का चक्र की क्रियाएं हैं अपर्दन निक्षेपण के बारे में। तो यहाँ पर आज इस पेज में आप, अगर आपसे पूछा जाए अपर्दन और निक्षेपण में क्या अंतर है, तो बिल्कुल मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको दिए यहाँ पर, तो आप आसानी से अपर्दन और निक्षेपण के बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर आपको दिखाए हैं अपक्षय के लिए। एक अपक्षय का पिक्चर है, देख रहे हैं आप किस तरह से चट्टानों को जो है धरती पर जो तोड़ते हैं हवा पानी, और एक है इरोजन। ये इरोजन कई तरह के होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, गुल्ली इरोजन और नालिका इरोजन। तो ये इरोजन जो देखिए आप मिट्टी की कटाव को दूसरी पिक्चर में कि किस तरह से जल पानी जो है वो मिट्टी को काट कर दूसरी जगह बहा के ले गया होगा। तो ये पिक्चर आपको क्लियर करता है अपक्षय के बारे में, अपर्दन के बारे में। निक्षेपण का पिक्चर नहीं डाला हूं क्योंकि भू आकृति बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स नहीं है, आप भू आकृति देखना चाहें तो आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आप पहला पेज पर आप देखे होंगे, तो प्रश्न 2 है कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनती है। तो यहाँ एक सीरीज वाइज मैंने लिखा है। पहला कारक उच्चावच भी है। उच्चावच से क्या होता है, उच्चावच का मतलब भू आकृति। उच्चावच के बाद क्या होता है, अपक्षय भी एक कारक हो सकता है, अपर्दन भी एक कारक हो सकता है, निक्षेपण भी एक कारक हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लास्ट में, क्योंकि ये एक सिद्धांत जो है वो सबसे बड़ा भू आकृति जो आज हमारे पास दुनिया है, वर्ल्ड है, वो ऐसा पहले नहीं था, ये बना है। और इस सिद्धांत के द्वारा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये भू आकृतियां बनी हैं। ये जो अपक्षय अपर्दन निक्षेपण है ये तो अभी भी करंटली होता है और प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं लगातार जारी है, लेकिन इसके जरिए एक सिद्धांत दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पृथ्वी की सतह जो है अस्थाई और परिवर्तनशील है, वो हमेशा जो है परिवर्तन होते रह रहा है, आज भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। और पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के लिए 2 कारक जो है उसके लिए जिम्मेदार है, वो है अंतर्जात बल और बहिर्जात, यानी इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। कहीं न कहीं भू आकृतियों का निर्माण करने में ज्वालामुखी का भी हाथ है, भूकंप का भी हाथ है, और प्लेट का भी हाथ है, हवा का भी हाथ है, पानी का भी हाथ है, समुद्री लहरों का भी हाथ है। तो ये आकृतियां बनाते हैं। तो अंतर्जात बल का मतलब जो धरती के अंदर जो बल लगता है, इंडोजेनिक फोर्स, और बहिर्जात का मतलब जो धरती के बाहर बल लगता है, यानी एक्सोजेनिक फोर्स। इन 2 फोर्स के कारण ही जो है वो पृथ्वी की सतह जो है परिवर्तन होते रहता है। और इस परिवर्तन को जो है, इस सतह पर होने वाले परिवर्तन को जो है स्पष्ट करने के लिए कि ये परिवर्तन के पीछे क्या राज है, परिवर्तन क्यों होता रहता है, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक में ऐसा क्या होता है जो परिवर्तन हो जाता है, आखिर वो भूकंप आते कहां से है, आखिर वो ज्वालामुखी आते कहां से है। तो इसके पीछे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे सटीक और सबसे संबंधित जो है वो सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ही है। और सर्वाधिक जो है ये सबसे ज्यादा डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल कहते हैं। यानी आपको अभी उच्चावच के बारे में, अपक्षय और अपर्दन निक्षेपण के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके पीछे जो राज है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के पीछे जो हाथ है, जिसका वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल क्या है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक प्लेट के बारे में बताता हूं कि प्लेट है क्या। ये बिल्कुल आपको डीप में लेके जा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे आप बुक में आप देखेंगे तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बिल्कुल शॉर्ट में दिया है, आपको यहाँ मैं डिटेल दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्लेट क्या होता है? ये प्लेट जो घर में खाने पीने वाला प्लेट नहीं है, जो टाइल्स है वो प्लेट नहीं है, ये प्लेट बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्रस्ट यानी धरती के ऊपर जो है, परपटी जिसको बोलते हैं, भू परपटी इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, एवं ऊपरी मेंटल यानी क्रस्ट के नीचे मेंटल है, तो सबसे उसके ऊपरी भाग के बीच में 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई, सोच लीजिए मोटाई कितना है उसका, 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई जो है एक ठोस परत है, उसको हम प्लेट कहते हैं। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाया जाता है और उसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होता है। दोस्तों आगे इसकी विशेषता हम जानेंगे कि प्लेट चलो है, लेकिन इसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो प्लेट का बहुत बड़ा रोल है धरती के परिवर्तन में। तो प्लेट एक स्थलीय भाग का खंड है, ये कई खंडों में विभाजित है, आगे पढ़ेंगे इनसे खंड के बारे में भी, कितने खंड में है। महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट से भी निर्मित है, यानी प्लेट सिर्फ जहां हम रहते हैं वहीं पर नहीं है, बल्कि वहां जो सागर है, जो ओशियन है, उसके भी क्रस्ट होते हैं और वहां उसके नीचे भी प्लेट होते हैं। तो पूरी अर्थ ही प्लेट से डिवाइडेड है, बांटा हुआ है, चाहे द्वीप महाद्वीप हो या चाहे महासागर हो, सबके नीचे ये प्लेट है। यानी आप मान लीजिए कि आप रूम में खड़े हैं और जो फर्श है वो छोटे छोटे टाइल्स, वो प्लेट है, और इसमें मुख्यतः सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मात्राएं पाई जाती है। सबसे बड़ी चीज इसके बारे में याद रखना है कि ये प्लेट स्थिर नहीं है, ये विभिन्न दिशाओं में घूमती रहती है। अब ये जो पॉइंट है यही एक कारक है जिसके कारण हमारे भूमि भू आकृतियों का निर्माण होता है, धरती के स्थल निर्मित होते हैं। इसके पीछे यही है कि ये स्वतंत्र रूप से हर एक दिशाओं में घूमती रहती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि घूमती रहती है तो फिर क्या हुआ, तो प्लेट के कारण क्या क्या होता है, इसके घूमने से क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तो अब पहले हम सिद्धांत के बारे में जान लें दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, क्योंकि डिफिनेशन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना है तो डिफिनेशन ही लिखना है। तो मैं इसे शॉर्ट में नहीं ले जाऊंगा, आपको डिफिनेशन दे रहा हूं कि प्लेटों के घूमने के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन, यानी जो प्लेट घूमते हैं उसके कारण पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर आप देख भी सकते हैं कि आप जिस पे खड़े हैं वो हमेशा घूम रहा है, तो कभी ऊपर आ जाएगा कभी नीचे आएगा, क्योंकि धरती के नीचे क्या है, मेंटल के नीचे लावा है जो ऊपर आने के लिए तत्पर है, और वो लावा आप पढ़े होंगे कि ऊपर आते हैं तो ठोस में बदल जाते हैं, तो ठोस में बदल जाएंगे तो भू आकृति बन गया। ठीक है, तो प्लेट की मूवमेंट होगी तो कुछ ना कुछ तो धरती पे परिवर्तन होंगे। इसी को अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है। ऐसे तो आपको पहले भी समझ में आ गया होगा कि जब मैं प्लेट के बारे में बताया तभी, कि डिफिनेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि 9th में आ गए आप। ठीक है, प्लेट के संचरण के कारण अब प्लेट मूव करता है, तो एक बात मुझे नहीं समझ, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये समझ में, तो प्लेट मूव करता है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मूव करता है, कोई उसको धक्का दे रहा है या क्या, कौन उसको मूव कर रहा है, नीचे कोई आदमी बैठा है या कोई जानवर है या कोई रस्सी से खींच रहा है, नहीं, इसके पीछे फिजिक्स है। ये आप देख सकते हैं बगल के पिक्चर्स को, जिसका इंग्लिश में है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन तरंग।
यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। आप आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूं कि जब ठंडी वस्तु किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो वहां से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, वो धीरे धीरे ठंडी वस्तु को भी गर्म कर देती है। जैसे आप देखे होंगे, आप केतली चढ़ाए हैं, लोहे को गर्म करके देखिए, आपके वहां आप दूसरे छोर पे गर्म कर रहे हैं, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, आपके हाथ के पास वो गर्म होने लग जाएगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब ये जल में होता है या गैस में होता है या किसी तरह के प्लाज्मा में होता है तो वहां पर तरंगे उठती है। आप पिक्चर में देख रहे हैं तरंग कैसे उठ रही है, बुलबुले उठते हैं, उसको तरंग कहते हैं। जैसे आप स्थिर पानी में पत्थर मार दें तो क्या होगा, वहां पर एक तरह का गोल 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 गोल, तो उसे हम तरंग कहते हैं। अगर इसी को स्पीड अगर इसमें आ जाए तो ये पावरफुल बन जाएगा। जैसे कोई भी तरह का सुनामी या कोई भी तरह का आप समुद्र में होने वाले जो क्या बोलते हैं उसको, बाबा जोड़ो गुजराती में बोलते हैं, तो किसी तरह से समुद्र में तूफान आते हैं, तूफान, तो वो तूफान तरंग के कारण ही होता है, लेकिन वो पावरफुल तरंग होता है। तो ये तरंग जो है उसके कारण ही, क्योंकि धरती में जो ये प्लेटें हैं वो मूव कर रहा है, तो मूव किस पे कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे गैस और द्रव्य हैं, नीचे लावा रूप में, पत्थर के पिघले हुए रूप में द्रव्य हैं और गैस हैं जो तत्पर हैं, गर्म होकर खौल रहे हैं और कई तरंगे निकाल रहे हैं, और जो इस प्लेट को टच कर रहे हैं और प्लेट मूव कर रहा है। तो संवहन तरंग क्या है, तो किसी तरल पदार्थ में ही ये लागू ज्यादा होता है, ठीक है। तो गैस, द्रव या प्लाज्मा में ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है, ठोसों में संभव नहीं होता है। मैग्मा जिसको लावा करते हैं, कारण तापमान में वृद्धि और दाब में कमी के कारण संवहन तरंगों का निर्माण होता है। तापमान जितना वृद्धि होगा तरंग उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्लेटों के मूव करने के कारण कोई आदमी वहां बैठा नहीं है, बल्कि तरंग है, संवहन तरंग है, जिसको कन्वेक्शन इन अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने अभी प्लेट के बारे में बताया, प्लेट के नेचर के बारे में बताया, सिद्धांत के बारे में बताया, प्लेट के मूव करने के पीछे क्या राज है वो बताया। आगे हम बढ़ते हैं। अब प्लेट जो है आपके संचलन जो करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। जनरली और भी तरीके हैं पर आपके सिलेबस में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लेट के संचलन के 3 प्रकार होते हैं। किस तरीके से मूव करते हैं, तो 3 तरह के डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक अपसारी, इसको इंग्लिश में डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं, इसके द्वारा भी भू आकृति का निर्माण होता है। यानी तीनों के द्वारा आकृति का निर्माण तो होता ही है, लेकिन इसमें अलग तरह की आकृतियां होती है निर्माण, दूसरे में अलग तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। तो पहला है अपसारी संचलन, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो इसमें प्लेट कैसे मूव करता है, ये 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, यानी दूसरे से अलग होते हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग होना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आप पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे का जो खौलता हुआ गैस और लावा है वो क्या करेगा, उसको मौका मिल जाएगा ऊपर आने का, तो आएगा तो क्या होगा, भू-आकृति का निर्माण होगा। यानी ये अपसारी संचलन के कारण जो है नए क्रस्ट का निर्माण होता है। यानी इस प्लेट को रचनात्मक सीमा या सीमांत सीमा भी कहते हैं। यानी अपसारी संचलन को रचनात्मक सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि रचना करती है, ये क्रस्ट का रचना करती है, और सीमांत सीमा भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल दिया हूं मैं, मध्य अटलांटिक कटक। ये बहुत ही रुचिदार चीज है, आप इसको देखिए। मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आप इस बगल के पिक्चर में देखिए कि मिड अटलांटिक रेंज, ये जो इस तरह के जो चीजें बनी है, एक साइड नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, एक साइड साउथ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ अफ्रीकन प्लेट है, और इसके बीच में जो रेड कलर का है वही है मध्य अटलांटिक कटक, जो दिखता है, ऊपर से भी दिखता है। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं या किसी
हेलीकॉप्टर से जा रहे तो ऊपर से ये लाइन दिखता है, ये रचना हो रही है अपसारी संचलन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अभिसारी संचलन यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट, इसके द्वारा अलग तरह की रचना होती है। एक्चुअली इसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक दूसरे प्लेट आपस में मिलना चाहती है, सामने सामने टकराती है। उसमें से क्या होता है, जो कमजोर होता है वो नीचे चला जाता है, जो जिसमें ज्यादा पावरफुल होता है वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठेगा तो क्या होगा, एक ऊंची भूमि का निर्माण करेगा, पहाड़ का निर्माण करेगा। तो इसमें मैं पढ़ता हूं कि इसमें दो प्लेट एक दूसरे की ओर आती है, गति करती है। यहां पर भारी और तेज वाली प्लेट हल्की और कम वाली प्लेट के नीचे क्षेपण इंजेक्ट कर देती है, नीचे इंजेक्ट कर देती है। भारी प्लेट हल्की वाली प्लेट को नीचे इंजेक्ट कर देती है, क्षेपण इसको हिंदी में कहते हैं। और इस कारण से क्या होता है, क्षेपित जगह का क्षय होता है, यानी डीके हो जाता है, और इसके फलस्वरूप वहां पर टूटते फूटते हैं सीमांत के पास। अब इस अभिसारी सीमा जब कोई भी प्लेट गहराई में नीचे चला जाता है तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भारत में इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वत अभिसारी संचलन के कारण ही निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेट सीमा पर हुआ है। जब ये आपकी आगे पढ़ेंगे आप गोंडवाना लैंड, जब ये आपस में अलग हो रहे थे, मैं आपको डिस्कशन करता हूं आगे इसके बारे में, तो आप ज़्यादा से जानकारी अभी आप इतना ही दिमाग में रखिए कि ये वलित पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण अभिसारी संचलन के कारण ही होता है, कन्वर्जन मूवमेंट के कारण होता है। आगे हम देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस मैं करता हूं अभी 1 मिनट बाद। रूपांतर, लास्ट तीसरा है रूपांतर समानांतर प्लेट संचलन, यानी कन्वर्जन लिमिट्स ट्रांसफॉर्म पैरेलल प्लेट सर्कुलेशन। जनरली आपकी किताब में ट्रांसफॉर्म होगा, ऐसे इसके कई भी और भी नाम है। समानांतर प्लेट संचलन क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है, जिससे ना किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। इससे क्या होता है, भूकंप आते हैं, तरंगे बनती हैं। प्लेट विवर्तनिक के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या हो सकती है, की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कितने तरह के प्लेट हैं, तो यहाँ पर अभी तक प्रमुख जो है बड़े बड़े प्लेट वो 6 हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मैप आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, और 20 छोटे प्लेट का निर्धारण किया गया है। तो ये जो 6 हैं इसका मैंने लिस्ट बनाया है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ये जो 6 प्लेट हैं आपको याद रखने हैं। ये मुख्य 6 प्लेट हैं जो पूरा दुनिया इसमें ऊपर इसके ऊपर है। आप देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं। तो अलग अलग प्लेट बाउंड्री भी दिया हुआ है, और इसे आप थोड़ा रोक कर आगे देखिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। तो अलग अलग प्लेट है, आप इसे देख सकते हैं, इसमें पूरी दुनिया है। और इसमें डाइवर्जन प्लेट के बारे में जो है अलग अलग कलर है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री भी दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी दिया हुआ है। पूरी तीनों प्लेट बाउंड्री जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। आप इसे गौर से देखकर स्टडी कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्लेट लाखों वर्षों से गति हो रही है, जिससे महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है, यानी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति। ये टेक्स्ट बुक में आपकी हेडिंग नहीं है, बस थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि पहले जो महाद्वीप थे वो कैसे थे,
महासागर जो थे वो कैसे थे, अभी जैसे थे या नहीं थे? इसका आंसर है कि नहीं, अभी जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। वो कैसे थे वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे चेंज हुए, पहले की भूमि क्या कहलाती थी, धीरे धीरे किस कारण से ये अलग हुए। तो कारण तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी था कि प्लेट की गति जो हो रही है वो इसके कारण क्या है। आप पीछे मैंने आपको डिस्कशन किया है। तो अभी मैं इसके बारे में पढ़ता हूं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है। तो कार्बोनिफेरस जो है युग में जितने भी स्थल भाग थे वो ऐसे बटे नहीं थे, अफ्रीका उधर है, एशिया उधर है, ऑस्ट्रेलिया उधर है, अंटार्कटिक इधर है। वो सभी स्थल भाग जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक ही जगह पे थे, यानी एक ही स्थल भूमि थी, जिसका नाम जो था वेगनर साहब ने ये थ्योरी दिया है, जिसका नाम पेंजिया कहा गया था। क्या कहा गया? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर एक बहुत बड़ा समुद्र यानी विशाल जल भाग था, एक ही जगह भूमि और बाकी चारों तरफ पानी ही पानी था। उस सागर को हम पैंथलासा कहते हैं, यानी उस वक्त पैंथलासा कहा गया, यानी भूमि को पेंजिया और सागर को पैंथलासा। अब इसी पेंजिया के उत्तर वाले भाग जब ये अलग होता है तब की कहानी है। जब ये अलग होता है तो ऊपर जो उत्तर है पेंजिया का नॉर्थ वाला भाग, उसको लारेसिया कहा गया, जिसमें अभी जो है उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया का कुछ भाग है लारेसिया का। जब ये टूटकर अलग होता है तो एक उत्तर चला जाता है और एक दक्षिण। तो लारेसिया जो है वो उत्तर साइड में फ्लो होता है, और अभी जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया का उत्तर भाग का जितना भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो सब उत्तर भारत के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यूरोप है, एशिया का कुछ भूभाग है जो उत्तर साइड में पड़ता है। ठीक है, आप प्लेट बाउंड्री का पिक्चर देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कैसे बटा। तो लारेसिया, ऐसे मैं यहाँ पिक्चर दिखाया भी हूँ, आगे आपको मिलेगा, उसे लारेसिया कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर से मैं रिपीट किया हूं, पेंजिया के दक्षिण में जो भूभाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जो हमारे भारत में भी वो लैंड है, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का जो लैंड है वो सबसे पुराना लैंड है, गोंडवाना धरती है। तो एक उत्तर में लारेसिया गया, दक्षिण में गोंडवाना गया। अब दक्षिण में कौन कौन से अभी हैं? तो दक्षिण अमेरिका इसी गोंडवाना लैंड की भूमि है, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का कुछ जो भूभाग है वो गोंडवाना धरती है, उसी का पार्ट है। तो जब टूट के अलग हुआ तो उत्तर में चला गया लारेसिया, दक्षिण में आ गया गोंडवाना। अब मैंने यहाँ पर आपको देश के नाम भी बता दिए, कॉन्टिनेंट के भी नाम बता दिए कि जो उत्तर वाले जो भूमि गई उसमें उत्तर के जो अभी कॉन्टिनेंट है, देश है, वो उस लैंड में है, और जो दक्षिण में जो कॉन्टिनेंट और लैंड है वो गोंडवाना की लैंड है, क्योंकि तो गोंडवाना धरती टूटकर दक्षिण तरफ आई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से ही प्रारंभ होता है, और इसके पीछे गुरुत्व बल या प्लवनशीलता बल, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, प्लवनशीलता बल, तैरने के पीछे जो बल लगता है, गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल के कारण पेंजिया का दो भाग हुआ था। और ज्वारीय बल के कारण ये खिसका, समुद्र में ज्वार आता है, उससे कारण यह स्थान चेंज किया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भाग को लारेसिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच में जब टूटा तो शुरू में क्या था? एक ही भूमि थी, अब वो टूट के दो भाग बटा, ऊपर उत्तर लारेसिया, नीचे गोंडवाना, लेकिन बीच में जो है वो पानी भर गया टूटने के बाद। ऐसे तो पानी चारों ओर थी भूमि की, लेकिन टूटने के बाद बीच में एक सागर बन गया, जिसे टेथिस सागर का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये ज्वारीय बल के कारण बाद में गोंडवाना भूमि का भी विभाजन हुआ, और ज्वारीय बल के कारण जो है ये स्थान चेंज किया। प्रायद्वीपीय भारत
मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना से अलग हो गया और इसकी एक अलग प्लेट है जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का एक अलग प्लेट है जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट कहते हैं। वे गोंडवाना भूमि से अलग होकर ज्वारीय बालके का कारण ये स्थान चेंज किया। और जब ये प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर गया बहकर, तो उससे इसके सबसे अंतिम छोर पर हिंद महासागर का निर्माण होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो हिंद महासागर प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में समुद्र बना जिसका नाम हिंद महासागर रखा गया। इसी समय जैसे प्रायद्वीपीय भारत बहकर उत्तर दिशा में जाता है और वहाँ हिंद महासागर का निर्माण करता है, उसी तरह से और भी प्लेटें जो थी, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर गया, अभी भी पश्चिम में है। आप देखिए वर्ल्ड मैप, प्रभावित हो गए और वहाँ पर एस अक्षर के रूप में जो है वो अटलांटिक महासागर का निर्माण करते हैं। एक्चुअली वो समुद्र जो है वो पैंथलासा ही है, लेकिन स्थलाकृतियां बनती गई, उसके समुद्र उस स्थान के नाम पर उसका नाम चेंज होते गया। शुरू में टेथिस सागर बना, बाद में जिस ओर कॉन्टिनेंट बना उसके नाम पर उसके आजू बाजू के क्राइटेरिया के हिसाब से नाम रखा जाने लगा। ठीक है, नाम तो हम ऐसे ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहले पिक्चर को देखिए, पेंजिया को, जिसमें सारी भूमि, ये तो नाम उस वक्त नहीं था, नाम दिया गया है अभी, क्योंकि आप समझ सकते हैं। ठीक है, उस वक्त तो इतने कॉन्टिनेंट का नाम भी नहीं था, सिर्फ पेंजिया था। तो यहाँ नाम इसलिए दिया गया कि यही टूटकर अलग अलग हुई। पहले एक भूमि थी, फिर बीच में टूटा, देखिए बिल्कुल अलग हो गया। एक उत्तर में गया, उत्तर को लारेशिया और नीचे को गोंडवाना। पेंजिया दो भाग, उसके ऊपर हेडिंग भी दिया हुआ है, लारेशिया, गोंडवाना। ठीक है, फिर अभी का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस तरह से सभी प्लेटें अलग अलग हो गई, आप देख सकते हैं इसको। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि हमारे कॉन्टिनेंट कैसे बने अलग अलग। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके टेक्स्ट बुक से रिलेट करके पढ़ाया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्किल डेवलप करने के लिए भी आपको दिया। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक में मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको टॉपिक को आसान बना के आपको इजी नोट्स, उसके ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट, क्वेश्चंस बैंक सारे मैं शेयर करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आने वाले वीडियो में इसी चैप्टर का आगे का टॉपिक जो है वो मैं डील करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। डाउनलोड कीजिए इसकी पीपीटी जो है, मैं पीडीएफ के रूप में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके अपना नोट्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कंपटीशन लेवल की जब तैयारी कीजिएगा तो तब तक आपका एक परफेक्ट नोट्स बन चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।